शुरू करते हैं हम लोग। उसको शुरू करने से पहले कुछ दो तीन चीज़ें जो छूटी हुई हैं उसको मैं बता देता हूँ। सबसे पहला इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर समझौता, अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि इसको बोलते हैं, ISA इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। और ये जो है फॉर्मेशन इसका हुआ था 30 नवंबर 2015 को, इंडिया एंड फ्रांस ड्यूरिंग द COP21। इंडिया और फ्रांस मिलके COP21 के दौरान पेरिस में जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसी में जो है इसका जो है फॉर्मेशन करते हैं। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? द प्राइमरी गोल इज फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी इन मेंबर कंट्री स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्री एंड टू मोबिलाइज 1 ट्रिलियन इन सोलर इन्वेस्टमेंट बाई 2030 तक जो है 1 ट्रिलियन पैसा जो है सोलर के सेक्टर में जो है इन्वेस्ट करने की इनका गोल है, और ख़ास करके विकासशील देशों में। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग याद रखेंगे कि फ्रांस और इंडिया के कोलैबोरेशन से जो इसका गठन हुआ है COP21 के दौरान हुआ है, 30 नवंबर 2015 को बनाया गया था, और क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो पेरिस में हुआ था उसी के दौरान जो इसका गठन हुआ था। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है 2030 के पहले जो है 2030 तक 1 ट्रिलियन सोलर इन्वेस्टमेंट जो है वो करना है। आगे देखेंगे कि इसकी मेंबरशिप जो है ओपन मेंबरशिप है, कोई भी कंट्री जो इसका मेंबर जो बन सकता है। ओपन टू ऑल मेंबर्स स्टेट ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो याद रखेंगे हम लोग कि जितने भी मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन के, उनके लिए इसमें ओपन मेंबरशिप है, कोई भी इसका जो है सदस्य जो है वो बन सकता है। इट वॉज फोकस्ड ऑन द कंट्रीज लोकेटेड बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में जितने भी देश हैं, यानी कि साढ़े 21.5 अंश होता है, 22.5 है शायद, 22.5 अंश नॉर्थ, 22.5 अंश साउथ के बीच में जितने भी कंट्री मिलते हैं हमको, उनके ऊपर जो है ये फोकस करता है। बट इट सिंस एक्सपेंडेड टू इंक्लूड एनी UN मेंबर कंट्री। लेकिन ये किसी भी UN मेंबर, कोई भी ऐसे देश को अपने अंदर शामिल कर सकता है जो UN का मेंबर हो। करंट मेंबर इसका देखा जाए तो ISA में जो है 120 मेंबर से अधिक जो है मेंबर्स हैं। इसके की इनिशिएटिव के ऊपर बात की जाए कि कौन कौन से कदम जो उठाए गए, तो पहला है अफोर्डेबल फाइनेंस एट स्केल। सोलर प्रोजेक्ट के लिए जो फाइनेंसिंग की व्यवस्था की जाएगी वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होगी। स्केलिंग सोलर एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चर यूज, तो प्रमोटिंग द यूज ऑफ सोलर एनर्जी एंड एग्रीकल्चर प्रोसेस। तो इस टाइप की कुछ बातें जो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल सकती हैं। इसको बाकी को हम लोग एक बार पढ़ लेंगे अच्छे से। ओके, मिनी ग्रिड के ऊपर बात किया जाता है, इसके रूफ टॉप सोलर के बारे में जो है बात किया जाता है। पार्टनरशिप किसके किसके साथ है, तो ये भी याद रखेंगे। पार्टनरशिप विथ एंटिटीज लाइक द वर्ल्ड बैंक, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन तीनों बैंक के साथ जो है इसकी पार्टनरशिप है। प्राइवेट सेक्टर इंगेजमेंट जो है, इसमें प्राइवेट सेक्टर का को भी इंगेज किया गया है, जैसे कि जो भी सोलर बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको भी इसमें इंगेज किया गया है। अचीवमेंट एंड इम्पैक्ट देखेंगे, सोलर प्रोजेक्ट्स कैपेसिटी बिल्डिंग गवर्नेंस इसका देखेंगे, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो गुरुग्राम इंडिया में, इसलिए जो है थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखेंगे COP के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है इसको एक बार हम लोग एक नज़र जो है देख लेते हैं, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो पहला COP था वो बर्लिन जर्मनी में हुआ था 1995 में, 1995 में बर्लिन जर्मनी में हुआ था। इसके बाद लगभग हर साल जो है COP बुलाया जाता है, जैसे कि पहला 1995 में हुआ है, तीसरा जो है 1997 क्योटो जापान में हुआ है। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था वो COP थर्ड में हुआ था। ये हम लोग याद रखें, क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था वो COP थर्ड में हुआ था। बाकी सारी चीज़ें जो है उसी से रिलेटेड होंगी, कौन जो बात जो है क्योटो प्रोटोकॉल में की गई थी वही बात जो है यहाँ हम लोगों को देखने को मिलेगी।
आगे देखेंगे कि कॉप 7 जो है मराकेश मोरक्को में हुआ था 2001 में। कॉप 7 जो है मराकेश मोरक्को में हुआ था। फाइनलाइज ऑपरेशनल डिटेल इन क्योटो प्रोटोकॉल, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि क्योटो प्रोटोकॉल के जो ऑपरेशनल डिटेल्स थे उनको इसमें फाइनलाइज किया गया था। आगे देखेंगे, एक मिनट में बस 2 मिनट में वापस आता हूँ। सही है, मेरा फ़ोन 1% हो गया था, उसी की व्यवस्था करने गया था। बाकी लोग प्राची को छोड़ के जो बोल सकते हैं बोलिए, क्योंकि फ़ोन थोड़ा दूर है। कॉप 13 के बारे में बात करते हैं। आवाज़ जा रही है ना? ओके। कॉप 13 जो है बाली इंडोनेशिया में हुआ था। इसको इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ जो है प्लान फॉर पोस्ट 2012 क्लाइमेट एग्रीमेंट के ऊपर जो है बात की गई थी। इसको हम लोग बाली एग्रीमेंट भी बोलते हैं, बाली समझौता बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो है मेजर स्टेप जो इसमें उठाया गया था बाली इंडोनेशिया में 2007 में। कॉप 15 जो है कोपेनहेगन डेनमार्क हुआ था। आ, ये भी जो है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड था। इसका अगर देखें आउटकम क्या हुआ था तो कोपेनहेगन accord which recognize the need to limit global temperature increase below 2 degree Celsius but did not result in the binding agreement pledged। वही बोला गया जो देखा जाए कि हमारे पेरिस एग्रीमेंट में जो बोला गया था वो उसी चीज़ को यहाँ जो है बोला गया ही, पहले थोड़ा सा बोला गया कि 1000 बिलियन पर ईयर जो है 2020 तक 2020 तक डेवलपिंग कंट्री को क्लाइमेट एडाप्टेशन और मिटिगेशन के लिए जो है फंडिंग देना पड़ेगा। कॉप 16 जो है कानकुन मैक्सिको बिल्ड ऑन द कोपेनहेगन रिकॉर्ड मेक कंक्रीट डिसीजन। ये भी उतना इम्पोर्टेंट है। कानकुन मैक्सिको के कोपेनहेगन में जो भी एकॉर्ड बनाए गए थे उसको जो है और ज़्यादा सूटेबल तरीके से इसमें दोहराया जाता है। तो आगे है कॉप 17 डरबन साउथ अफ्रीका में हुआ था। न्यू क्लाइमेटिक रीजन के ऊपर जो है बात की गई थी। इसमें ये याद रखेंगे हम लोग। लॉन्च द डरबन प्लेटफॉर्म फॉर इनहेंस एक्शन इनिशिएटिंग नेगोशिएशन फॉर ए न्यू लीगली बाइंडिंग क्लाइमेट एग्रीमेंट बाय 2015 टू बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 2020। 2020 से जो है कुछ एग्रीमेंट जो इस पर साइन किए गए थे, जो जिसको हम लोग डरबन प्लेटफॉर्म इनहेंस एक्शन बोलते हैं। इसको याद रखेंगे कि डरबन में जो है कॉप 17 हुआ था। पेरिस फ्रांस
तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है कि आपसे पूछा जा सकता है कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है के समय कौन सा कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है बुलाई गई थी, तो हमको याद रखना है कि कॉप 3। और पूछा जाएगा कि पेरिस में जो क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था उसमें कौन सा कॉप था, तो कॉप 21। ये याद रखेंगे हम लोग। बाकी बाकी सबको थोड़ा सा एक नज़र बस हम लोगों को देख लेना है कि जो कॉप 24 हुआ है कोटोवाइस पोलैंड 2018 में हुआ था ये। इसमें क्या हुआ था कि पेरिस एग्रीमेंट में जो भी चीज़ें फाइनल की गई थी उस एग्रीमेंट को फिर से जो एक बार फाइनल किया जाता है 2018 में। सबसे लास्ट में मैड्रिड स्पेन में 2019 में हुआ था कॉप 25। 26 में ग्लासगो यूके में। 27 में इजिप्ट में हुआ था कॉप 27। ये अभी करंट की चीज़ें हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि कॉप 27 की बैठक जो है कहाँ बुलाई गई थी, तो हम लोग याद रखेंगे इजिप्ट में। कॉप 28 दुबई यूएई में हुआ था 2023 में। तो इनको बस इसलिए याद रखना है क्योंकि ये करंट से रिलेटेड है तीनों। कॉप 26 ग्लासगो यूके में, कॉप 27 जो है इजिप्ट में, और कॉप 28 जो है दुबई में। अगला जो हम लोग को देखना है कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। हमने वीओसी देखा था, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक होता है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये क्या है कि ये हमारे इन्वायरमेंट में काफ़ी लंबे समय तक जो है बिना डिकम्पोज हुए रह सकते हैं, और ये जो है एक हाई लेवल के पॉल्यूटेंट्स का जो है काम करते हैं। देख लेंगे परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट आर ए ग्रुप ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स डेट परसिस्ट इन इन्वायरमेंट फॉर लॉन्ग पीरियड, accumulate the living organism and pose significantly risk to human health and environment। वही बात है, पीओपी कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू द एयर वाटर लीडिंग टू विस्पर्ड डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द रीजन इंक्लूडिंग एरियाज फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स। ये जो है हवा और जल के माध्यम से बहुत लंबे समय तक जो है बहुत दूर दूर तक जो है ट्रेवल कर सकते हैं। जैसे कि एक पीओपी जो है मैंने यहाँ बनारस से गंगा नदी में ड्रॉप किया, वो पता चला कि कल जो है भागलपुर पहुँच गया। तो वही बात जो है यहाँ बोली जा रही है। आगे है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। सबसे पहले परसिस्टेंट होता है इसमें, ये जो है आसानी से इसको हम लोग डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं। बायो एकुमुलेशन, जब संचय जो है इसमें होता है। जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सारे पीओपी जो है नदी में हैं, और उन पीओपीज को जो है नदी की मछली जो है खाती है, और मछली को जो है मनुष्य खा जाता है, तो वो पीओपी जो है किसी न किसी रूप से जो है मनुष्य तक पहुंच जाएगा। इसीलिए कई बार क्या होता है कि जहरीली मछली खाने की वजह से जो बहुत सारे लोगों की मौत जो है देखने को मिलती है। तो पीओपी कैन एक्यूमुलेट इन द फैटी टिश्यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन। कंसंट्रेशन ऑफ पीओपी कैन इंक्रीज हायर अप टू द फूड चेन थ्रू ए प्रोसेस नोन एज द बायोमैग्निफिकेशन। टॉक्सिटी इसमें होती है, जहरीला होता है। लॉन्ग रेंज ट्रांसपोर्ट जो इसका होता है। एग्जाम्पल हम लोग पीओपी का याद रखेंगे, इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ पीओपीज। तो पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनिल जो है वो है हमारा पीओपी, जिसका हम लोग यूज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और हीट एक्सचेंजर एंड अदर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में करते हैं। डायोक्सिन एंड फ्यूरॉन्स, ये जो है पीओपी है, बाई प्रोडक्ट ऑफ वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड कंबस्टन एक्टिविटीज। ओके, पेस्टिसाइड जो होते हैं डीडीटी, एल्ड्रीन एंड डाई एल्ड्रीन, क्लोरोडेन, इंडरीन, हेप्टाक्लोर, हेक्साक्लोरोबेंजीन और मिरेज, ये सब जो है हमारे पीओपीज के अंडर जो है आते हैं। तो सबका नाम हम लोग जनरली बस याद रखेंगे कि कौन कौन से पीओपीज हैं। ओके, इसके ऊपर जो ग्लोबल एक्शन या रेगुलेशन कौन कौन सा है। कन्वेंशन ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, सबसे ज़्यादा स्टॉकहोम कन्वेंशन जो हुआ था, कब हुआ था स्टॉकहोम कन्वेंशन, बताइए।
1972 में स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था। लेकिन इसके लिए जो है पीओपी के लिए एक अलग से स्टॉकहोम कन्वेंशन होता है जो अडॉप्ट किया गया था 2001 में और फोर्स किया गया था 2004 में। तो याद रखेंगे हम लोग, पीओपी के लिए जो स्टॉकहोम कन्वेंशन होता है वो अलग है। 2001 में ये हुआ था और 2004 में जो है इसको अडॉप्ट किया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? एलिमिनेट डेंजरस पीओपीज, सपोर्ट द ट्रांजिशन ऑफ सफर अल्टरनेटिव्स, रिड्यूस इंटरनेशनल प्रोडक्शन ऑफ पीओपीज, डिस्पोज एंड पीओपी सेफ्टली, सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज। ये जो है कुछ मेजर्स जो है लिए गए थे। इसके बाद एक आता है फिसिल मटेरियल। फिसिल का मतलब है फिसिल का मतलब जनरली होता है विघटनकारी। ये जो है हमारा नाभिकीय रिएक्टर से संबंधित है। कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो अपने आप जो है डिकम्पोज होते रहते हैं। फिसिल मटेरियल को देख सकते हैं कि सबस्टेंस एंड कैन सस्टेन ए न्यूक्लियर फ्यूजन चेन रिएक्शन। जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है इस चैन रिएक्शन को वो कर सकते हैं। दीज मटेरियल आर कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग फिशिंग अपॉन एब्जॉर्बेशन ऑफ ए थर्मल न्यूट्रॉन्स रिलीजिंग ए सिग्निफिकेंट अमाउंट्स। फिशन का क्या मतलब है कि नाभिकीय, इसको शायद नाभिकीय विखंडन बोलते हैं हिंदी में। एक होता है नाभिकीय विखंडन, एक होता है नाभिकीय संलयन। तो विखंडन की प्रक्रिया जो होती है उससे हमारा जो न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह है वो जो है अपना पावर जो है जनरेट करते हैं। तो उनमें कुछ ऐसे सबस्टेंस जो यूज होते हैं जो नाभिकीय विखंडन की क्रिया को करवाते हैं। तो इसका एग्जांपल हम लोग एक बार देख लेंगे। इसके न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्बेशन और एनर्जी रिलीज, इनका दो वो फोकस वर्क है। यूरेनियम, इसका हम लोग नाम याद रखेंगे, यूरेनियम 235, यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239, यूरेनियम 233, प्लूटोनियम 241। इसका हम लोग ये नंबर जो दिया गया ये याद रखेंगे। इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट फिसिल मटेरियल या विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिसिल मटेरियल। तो याद रखेंगे यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239, यूरेनियम 233, प्लूटोनियम 241, ये जो हैं हमारे फिसिल मटेरियल्स के अंदर आते हैं। दो आइसोटॉप्स जो हैं वो यूरेनियम के हैं, दो आइसोटॉप्स जो है वो प्लूटोनियम के हैं। यूरेनियम 235 एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ, यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239, यूरेनियम 233, प्लूटोनियम 241। ये सारे आइसोटॉप जो है फिसिल आइसोटॉप के नाम से जो है जाने जाते हैं। एप्लीकेशन इसका कहाँ कहाँ हो सकता है? न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में हो सकते हैं, न्यूक्लियर वेपन में हो सकते हैं, रिसर्च रिएक्टर्स में जो है इसका एप्लीकेशन हो सकता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि न्यूक्लियर पावर रिएक्टर सिस्टम जो है वो क्या होता है। तो इसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? पहला रिएक्टर कोर होता है जहाँ फ्यूल मॉडरेटर एंड कंट्रोल रॉड्स जो है वो होते हैं। दूसरा होता है इसमें कूलेंट सिस्टम होता है जो पूरे पावर प्लांट को जो है ठंडा करता है। ट्रांसफ़र हीट फ्रॉम कोर, वाटर, हैवी वाटर एंड लिक्विड मेटल्स, तीन टाइप के कूलेंट जो यूज किए जा सकते हैं। प्राइमरी लूप जो होता है सर्कुलेट कूलेंट थ्रू द कोर। इसमें सेकेंडरी लूप होता है ट्रांसफ़र हीट फ्रॉम जनरेटेड स्टीम। तीसरा है कि स्टीम जनरेटर कन्वर्ट वाटर इनटू द स्टीम इनटू द रिएक्टर हीट। टरबाइन एंड जनरेटर, जो इसमें से स्टीम निकलती है, जो भाप निकलती है उससे जो है टरबाइन जो है घूमती है जिससे कि बिजली पैदा होती है। कंडेंसर्स एंड कूलिंग सिस्टम्स, कंडेंसर एंड कूलिंग टावर होता है इसमें जो एक्सेस हीट को जो है वो हमारे बदलता है। इससे क्वेश्चन जो पूछा जाता है कंटेनमेंट स्ट्रक्चर जो होता है इंक्लूड द रिएक्टर टू प्रिवेंट रेडियो एक्टिविटी रिलीज। ये 6 जो है सिस्टम इसमें पाए जाते हैं। सबसे पहले पूछा जाएगा कि कूलिंग, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होते हैं तीन इसमें जो कूलेंट यूज किए जाते हैं वो कई प्रकार के होते हैं।
कई प्रकार के होते हैं, और इनके आधार पे जो है पावर प्लांट्स को जो है अलग अलग बांटा जाता है, विभाजित किया जाता है। इनके मतलब कूलेंट के आधार पे अलग अलग प्रकार के पावर प्लांट जो है पाए जाते हैं। तो इसमें प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर जो होता है उसको हम लोग PWR बोलते हैं, जहाँ पे कूलेंट जो यूज किया जाएगा वो प्रेशराइज्ड वाटर होगा। दूसरा होगा बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, BWR इसको बोलते हैं। यहाँ जो है वाटर बॉयल्स डायरेक्टली इन द रिएक्टर कोर टू प्रोड्यूस स्टीम। हैवी वाटर रिएक्टर क्या है कि यूज हैवी वाटर कैन यूज नेचुरल यूरेनियम फ्यूल। चौथा है गैस कोल्ड रिएक्टर। इसको जो है गैस के द्वारा जो है वो कूलिंग किया जाएगा। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है यूज फास्ट न्यूट्रॉन्स एंड लिक्विड मेटल्स कूलेंट प्रोड्यूस मोर फ्यूल एंड देन इट कंज्यूम्स। तो इसके इन तत्वों के आधार पर जो है 5 प्रकार के न्यूक्लियर रिएक्टर जो है पाए जाते हैं। आगे जो हम लोग देखेंगे इससे जो है कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। ऑपरेशन इसका क्या क्या होता है, सबसे पहले शुरुआत की जाती है, उसके बाद हीट जनरेट किया जाता है, उसके बाद हीट का ट्रांसफ़र होता है, उसके बाद हीट का जो स्टीम का जो प्रोडक्शन होता है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है, सबसे लास्ट में जो है कूलिंग हो जाता है। 6 स्टेप हैं इसके। इस स्टेप को भी हम लोग याद रखेंगे। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है कैसे वर्क करता है। सबसे पहले रिमूव कंट्रोल रॉड्स टू स्टार्ट फ्यूजन। कंट्रोल रॉड होता है उसको जो है निकाला जाता है। उसके बाद फ्यूजन से जो है हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होने के बाद जो हीट का ट्रांसफ़र किया जाता है, कूलेंट एब्जॉर्ब द ट्रांसफ़र हीट। उसके बाद जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाते हैं। कन्वर्ट होने के बाद स्टीम से जो है टरबाइन चलती है। टरबाइन चलने के बाद जो इससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। इलेक्ट्रिसिटी पैदा होने के बाद जो है जो स्टीम है उसको फिर से कूलिंग करके कंडेंस कर लिया जाता है, उसको फिर से पानी में बदल दिया जाता है, और ये जो प्रक्रिया हमेशा चलते रहती है। ठीक है, क्लियर? बताइए, आवाज़ जा रही है ना? ओके, हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन तो बनाने में मज़ा आ रहा था हमको, बाकी आप लोगों का पता नहीं। इनको लग रहा है यहीं से शुरू करना है। यह हो गया था, ये आगे से शुरू करना है। हाँ, वेन ए वाटर बॉडी इज डिफिशियंट इन न्यूट्रिएंट्स इज आल्सो नोन एज। बताइए इसमें क्या होगा? जो लोग बोल सकते हैं बोलिए, क्या होगा? मेसो कभी नहीं होगा, मध्यपोषी कभी नहीं होगा, क्योंकि उससे अल्पपोषी और दुष्पोषी दिख रहा है। तो इसका जो एनटीए के द्वारा ऑप्शन माना गया था वो 1 और 4 माना गया था, अल्पपोषी और दुष्पोषी। ऑलिगोट्रॉपिक का मतलब होता है कि जब किसी एक्वाटिक इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट्स जो है आवश्यकता की मात्रा से जो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ जो है आ, जो भी बायोटा या जो भी जीव जंतु पाए जाते हैं उनकी संख्या भी घट जाती है। तो इसको हम लोग एल्गोट्रॉपिक बोलते हैं। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग दुष्पोषी भी बोलते हैं। दुष्पोषी का मतलब जनरली होता है कि उसमें जो है न्यूट्रिएंट्स की जगह जो है कुछ अदर सब्सटेंस आ रहे हैं जो हमारे जीव जंतुओं को हानि पहुंचाते हैं, और उनकी संख्या जो जिसकी वजह से कम हो जाती है। तो मेजरली इन दो इसमें जो है दोनों सही हो सकते हैं, और एनटीए के द्वारा जो दोनों सही माना गया था, अल्पपोषी और दुष्पोषी। ठीक है, क्लियर? डिस्कवरी ऑफ ओजोन जोन वाज फर्स्ट मेड ओवर। ये सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, इससे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन
अंटार्कटिका। ठीक है। ओजोन ओजोन परत में जो छिद्र हुआ था उसकी खोज जो है अंटार्कटिका के ऊपर जो है किया गया था, अंटार्कटिक के ऊपर जो किया गया था। और अंटार्कटिक जो होता है वो हमारे दक्षिणी ध्रुव पे है, ये भी याद रखेंगे। और ऊपर जो है आर्कटिक है। उत्तरी ध्रुव को आर्कटिक बोलते हैं और दक्षिणी ध्रुव को हम लोग अंटार्कटिक बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स टू ओवर द पॉल्यूटेंट एंड 24 आवर बेसिस इन रेजिडेंशियल एरियाज बाई CPCB। इसको बताना है कि 24 घंटे में जो है कौन कौन से ऐसे इसमें से सबस्टेंस है जो सबसे अधिक पाए जाते हैं और सबसे कम जो है पाए जाते हैं, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो जो कण जो है भारी होंगे वो ज़मीन पे बैठ जाएंगे, जब सारी चीज़ें शांत होंगी तो उनकी चांस जो है ज़्यादा होगी कि वो जो है हमारे रेजिडेंशियल एरिया में जो है कम पाए जाएंगे। भारी कण होगा, जैसे कि बोला जाता है ना कि सुबह के समय जो है टहलना लाभदायक होता है, क्योंकि धूल कण और जो भी भारी कण होते हैं वो हमारे ज़मीन पर जाते हैं, जब फिर से झाड़ू वगैरह लगता है तो वो उड़ के जो है हमारे एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। तो इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका था कि जो सबसे भारी होगा वो सबसे कम पाया जाएगा हमारे रेजिडेंशियल एरिया में, जो सबसे हल्का होगा वो सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। तो सबसे हल्का कौन होगा इसमें? जो गैस होगा वो सबसे हल्का होगा, जो कण होगा वो सबसे भारी होगा, जो छोटा कण होगा वो थोड़ा सा हल्का होगा। तो बताइए कौन सा सीक्वेंस इसका सही हो सकता है? अमोनिया गैस है तो ये सबसे हल्का होगा, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में हमेशा पाई जाएगी, 24 घंटा पाई जाएगी। अमोनिया सबसे लास्ट में, यानी कि एक ऑप्शन को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। अब इन तीनों में देखना है कि कौन सबसे भारी है कौन सबसे हल्का है। तो SPM जो है उसको हम लोग PM2.5 बोलते हैं। RSPM जो है उसको हम लोग PM10 बोलते हैं। तो PM2.5 जो है PM10 से छोटी होती है, यानी कि ये जो है इससे भारी होगा। B जो है A से भारी होगा, तो B के बाद जो है A आना चाहिए। B के बाद A यहाँ है, B के बाद A यहाँ है। ठीक है। अब जो हम लोग देखेंगे लेड, जो शीशे के कण होते हैं, शीशा का जो कण होता है वो इन दोनों की तुलना में जो है अधिक बड़ा होता है, तो ये सबसे भारी होता है। लेड जो है, लेड हो गया, मर्क्यूरी हो गई, और कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो हमारे वातावरण में पाए जाते हैं वो सबसे भारी होते हैं। तो सबसे भारी जो है लेड हो गया, सी सबसे आगे, उसके बाद हमारा RSPM, उसके बाद SPM, और सबसे लास्ट में जो है अमोनिया, यानी कि इसका फोर्थ वाला जो सही होने से सही है। समझ में आया? आगे बताइए। अभी जो मैंने बताया न्यूक्लियर पावर प्लांट, लाइट वाटर रिएक्टर यूज ऑर्डिनरी वाटर एज ए मॉडरेटर या कूलेंट। मॉडरेटर को एक कूलेंट बोलते हैं। बताइए इसका कौन सा सही होगा? पहला सही है। बाकी प्रभाव प्राची आपको, प्राची आप कुछ टाइप नहीं कर रही है, आंसर देते जाइए प्राची। दोनों जो है सत्य हैं। जो लाइट वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें जो है साधारण जल का यूज हम लोग करते हैं।
और न्यूक्लियर रिएक्टर सभी अब हम लोगों ने पढ़ा कि फ्यूजन चैन के द्वारा जो है वो काम किया जाता है। इसमें दोनों कथन जो है सही है। कंपोस्टिंग इज एरोबिक डिग्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स अंडर द कंट्रोल कंडीशन यील्डेड ए मार्केटेबल मेन्योर। ये बात आगे जो है की जा चुकी है, तो ये स्टेटमेंट जो है सही है। अब देखते हैं, इन सच कंपोस्ट कंसंट्रेशन ऑफ की न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटेशियम आर सफिशिएंट एनफ टू कम्पीट विद कमर्शियल फर्टिलाइज़र। कमर्शियल फर्टिलाइज़र मतलब कि जो यूरिया, पोटास और डाई वगैरह जो पाए जाते हैं, उनके तुलना में बोला जा रहा है कि जो कंपोस्ट होते हैं, वर्मी कंपोस्ट या जो भी गोबर कंपोस्ट होते हैं, उनमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा अधिक होती है। तो ये बात सही है या गलत है? सही है। एक बार और सोचेंगे थोड़ा सा। ये बात गलत है, क्योंकि जहाँ हमको एक बोरा यूरिया यूज करना होता है या एक बोरा पोटास यूज करना होता है, उतने अगर खेत में हम लोग कंपोस्ट डालेंगे, वर्मी कंपोस्ट डालेंगे, तो ये कम से कम इसके 10 गुना यूज करना होगा। तो वर्मी कंपोस्ट जो नेचुरल होता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा होती है वो हमारे केमिकल कमर्शियलाइज फर्टिलाइज़र जो होते हैं उनकी तुलना में बहुत कम पाया जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो याद रखेंगे हम लोग, इसीलिए जो है लोग कमर्शियल फर्टिलाइज़र की यूज जो ज़्यादा करते हैं, कंपोस्ट का जो यूज कम करते हैं। बताइए, क्लियर? ऑप्शन थर्ड सही होगा। एक कथन जो है सही है, लेकिन कथन जो है वो दो है वो गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग, धुंध के बारे में बात किया जा रहा है कि धूम कोहरा। इसके ऊपर शायद हम लोगों ने बात की है। धूम कोहरा का फॉर्मेशन हम लोगों ने वायु पॉल्यूशन में पढ़ा होगा, वायु प्रदूषण में। सबसे ज़्यादा इनिशियल रिक्वायरमेंट इसमें क्या होगा? फोटोकेमिकल स्मॉग है। फोटोकेमिकल का मतलब है कि फोटो जिसके सामने लग चुका है, इसका मतलब कि वहाँ जो है सूर्य का प्रकाश का यूज भी होगा। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें होता है सूर्य का प्रकाश। जैसे कि फोटोसिंथेसिस अगर हम लोग देख रहे हैं, अगर इसमें पूछा जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, तो वहाँ भी सबसे इंपॉर्टेंट सूर्य का प्रकाश होता है। और यहाँ धूम कोहरा जब फॉर्मेशन होता है, धूम कोहरा जनरली बनता है शायद SO2 और NO2 प्लस सूर्य का प्रकाश प्लस H2O, ऐसे कुछ धूम कोहरा बनता है। एक बार हम लोग कंफर्म कर लेंगे। इसको हम लोग लॉस एंजलस कोहरा भी शायद बोलते हैं। तो फोटोकेमिकल स्मॉग में जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो होता है वो होता है सनलाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फिसिल। अभी मैंने बताया, बताइए इसका आंसर। बी वाला सही होगा, प्लूटोनियम 239। बहुत अच्छा। सिक बिल्डिंग सिंड्रोम, इसके ऊपर भी बात की है हम लोगों ने। सिक बिल्डिंग सिंड्रोम क्या होता है? किसी ने तो कोई एग्जांपल दिया था परफ्यूम वगैरह का शायद, जहाँ तक याद आ रहा है। ये भी हम लोगों ने एयर पॉल्यूशन में पढ़ा था कि जब घर के अंदर 24 घंटा कोई गंध मौजूद होती है तो लोग बोलते हैं कि सर भारी लग रहा है, तबीयत अंदर से ख़राब लग रहा है। ये सब जो क्वालिटी है वो सिक बिल्डिंग सिंड्रोम की है, जो हमारे सेकंड वाले ऑप्शन की वजह से होती है। दूषित भीतरी हवा, जो हमारे घर के अंदर की हवा जो है दूषित होती है, तो वहाँ जो है सिक बिल्डिंग सिंड्रोम्स पाया जाता है। ठीक है, क्लियर?
व्हाट इज़ द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल और फॉलोइंग गैस। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल फॉलोइंग गैस की क्या क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर हो सकती है। तो ये भी जो है सबसे ज़्यादा सिंपल है। सबसे ज़्यादा सिंपल इसलिए है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने का जो सबसे इम्पॉर्टेंट दायित्व तो पाया जाता है वो हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के ऊपर पाया जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा ये होगा। तो सबसे ज़्यादा ये है, चारों में दिया हुआ है, कोई बात नहीं, फिर से हम लोग देख लेते हैं। अब देखेंगे कि नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, इनका सीक्वेंस क्या होगा, क्या लगता है? आंसर दीजिए सभी लोग। BCAD, BCAD। हमको लगता है कि नाइट्रस ऑक्साइड कम होगा। सेकेंड वाला इसका सही होना चाहिए। देख लेते हैं, कोई बात नहीं, 40 सही है, बहुत अच्छा। इसको हम लोग देख सकते हैं एक बार। इसका बढ़ता हुआ क्रम कहीं नहीं लिखा गया, तो हम लोग याद रखेंगे जो भी यहाँ बताया गया है। सबसे ज़्यादा हानिकारक जो होती है CFC होती है, ये सबको पता था। उसके बाद जो है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड जो उससे ज़्यादा हानिकारक होती है, कम थोड़ा सा हानिकारक होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो उससे थोड़ा सा कम, सबसे कम जो होती है मीथेन होती है। याद रखेंगे ये सीक्वेंस। आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ वाटर एबिलिटी फॉर ए रीजन टू बी क्लासिफाइड एट द वाटर स्पेयर रीजन। जल अभाव क्षेत्र में वर्गीकृत क्षेत्र की जल उपलब्धता की सीमा क्या होती है? 1500 मीटर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष से कम। थर्ड वाला होगा। लेकिन यहाँ जो दिया गया है वो फोर्थ वाला दिया गया था सही, 1000 मीटर प्रति क्यूब से कम। चेक कर लेंगे एक बार फिर से हम लोग कि जल अभाव के क्षेत्र में जो है, किसी क्षेत्र को जल अभाव क्षेत्र घोषित करने के लिए जल उपलब्धता की सीमा क्या होनी चाहिए। तो प्रति व्यक्ति अगर 1000 मीटर क्यूब, मीट्रिक क्यूब से अगर प्रति वर्ष कोई व्यक्ति कम जल यूज करता है तो उसको हम लोग जल अभाव क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। आगे है TDS के ऊपर क्वेश्चन है, इस पर हम लोगों ने कल ही बात किया था। टोटल सॉलिड डिजॉल्व इन ए वेस्ट वाटर सैंपल्स आर मटेरियल्स लेफ्ट आफ्टर द वाटर हैज इवेपोरेटेड फ्रॉम द सैंपल। ये तो सही लग रहा है। द डिजॉल्व सॉलिड फ्रैक्शंस यूजुअली इंक्लूड कोलाइडल पार्टिकल्स, ये भी जो है सही है। जो TDS का क्या मतलब होता है, हम लोगों ने बात किया था कल, टोटल सॉलिड डिजॉल्व, डिजॉल्व सॉलिड, टोटल डिजॉल्व सॉलिड जो होते हैं
इसका मतलब ये होता है कि किसी वाटर के अंदर जो है कितना सॉलिड जो है वो घुला हुआ है। तो ये पता कैसे चलेगा, जब उसके अंदर की जो पानी है उसको हम लोग इवेपोरेट कर देंगे तो जो मटेरियल बचेगा उसको हम लोग TDS बोलते हैं। और TDS के लिए जो है जो पार्टिकल्स होते हैं वो कोलाइडर होते हैं। कोलाइडर का मतलब है कि वो पानी में जो है एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूवमेंट जो है करते रहते हैं, तो इस चीज़ को हम लोग कोलाइडर बोलते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से स्टेटमेंट 1 जो सही होगा, दोनों स्टेटमेंट इसके सही हैं। आगे बढ़ेंगे। When a hazardous waste are either high or low pH value, it must be treated for neutralization before discharge। ये बिल्कुल सही है। जब कोई आपदाकारी अगर वेस्ट है और उसका पीएच जो है हाई है या लो है, तो उसको जो है डिस्चार्ज करने से पहले उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। उसके पीएच वैल्यू को जो है 7 लाना चाहिए, जिससे कि अगर वो इन्वायरमेंट पे जाता है तो कम से कम हार्म जो है वो कर सके। इसके लिए बोला गया है कि हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज करते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड का यूज जो वो नहीं किया जाता है। इसके लिए हम लोग तो या कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके उसको जो उसका एक्स्ट्रा पीएच है उसको कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देते, क्योंकि ये वीक होता है। और HCl का यूज करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज नहीं करते हम लोग। स्टेटमेंट 2 जो हो गलत हो जाएगा, इसलिए स्टेटमेंट इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो सही होगा। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस आर कवर्ड अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल। ये बहुत सिंपल है, इसको जो है बहुत अच्छे से बताया भी गया था। बताइए इसका आंसर। क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर कौन कौन सी गैस को जो है कवर किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल से जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था, तो एक बार अच्छे से हम लोग जितने भी प्रोटोकॉल्स पढ़ाया गया उसको रिवाइज कर लेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर बात की गई थी कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर। क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर बात की गई थी मीथेन के ऊपर। क्योटो प्रोटोकॉल के ऊपर जो बात की गई थी नाइट्रस ऑक्साइड के ऊपर। बाकी जो ये SO2 और NO2 हैं, ये हमारे ग्लोबल वार्मिंग में सहायता नहीं करती हैं। ये 3 गैस जो होती है वही जो है हमारे ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए। क्लियर है? टेम्परेचर इन्वेजन इन एटमॉस्फेयर मेनली कॉज, ये भी बात किया जा चुका है कि ग्लोबल वार्मिंग जो होती है या ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है वो क्यों होता है। क्या बोल रहे हैं? ओजोन डिप्लेशन। इससे होता है ग्लोबल वार्मिंग। ये नहीं सही होगा, और सोचिए थोड़ा सा। ओजोन अवक्षय से जो है ग्लोबल वार्मिंग में उतना ज़्यादा वो नहीं होता है, क्योंकि सबसे अधिक ग्लोबल वार्मिंग का कारण जो होता है वो हमारे जब पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं, एयर पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं, वो सूर्य की हीट को जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये बात हमने बताई थी क्लास में, थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था। जब हीट को एब्जॉर्ब करके अपने पास स्टोर करके रखते हैं और उसी स्टोर एनर्जी की वजह से जो है आसपास का इलाका जो है वो गर्म हो जाता है, तो वायु प्रदूषकों का जो संचयन होता है, एकुमुलेशन जो होता है, हीट एब्जॉर्ब करने वाली क्रिया जो होती है, उसके वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग जो है हम लोगों को देखने को मिलती है। क्लियर हुआ? मैंने बताया था इसको। आगे देखेंगे, अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग DDT कंसंट्रेशन अमंग देम टू रिजल्ट ऑफ बायो एक्यूमुलेशन एक्यूमुलेशन। सिंपल है, इससे सिंपल क्वेश्चन जो नहीं पूछा जा सकता है। बायो एक्यूमुलेशन का सीक्वेंस बताना है कि सबसे पहले DDT कहाँ होता है, उसके बाद उसको कौन खाता है, उसके बाद उसके कौन खाता है, सबसे लास्ट में उसको कौन खाता होगा।
तो सबसे पहले डीटीटी जो होती है वो हमारे वाटर बॉडी में होती है। वाटर बॉडी सबसे पहले ऑप्शन नंबर बी और डी दो को एलिमिनेट कर देंगे। इसके बाद उसको जो है खाते हैं जू प्लैंकटॉन्स। जू प्लैंकटॉन्स खाएंगे, ऑप्शन नंबर सेकंड जो वो सही हो जाएगा। अब जू प्लैंकटॉन्स को खाएंगी मछलियाँ, मछलियों को खाएंगे फिश ईटिंग वर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर है? बताइए। क्लियर हुआ ये? ओके। इसी तरीके से बायो एक्युमुलेशन का हम लोग सीक्वेंस याद रखेंगे कि बायो एक्युमुलेशन जो है कैसे होता है। अब बताइए क्योटो प्रोटोकॉल जो है कब अडॉप्ट किया गया था, कौन से सीओपी में? अभी मैंने इस पर बात की थी। COP 3 में जो है क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो अडॉप्ट किया गया था। और पेरिस एग्रीमेंट 21 में, COP 21 में। If a water body is healthy and support for no significant biological activity, then condition is called as। सही है, बहुत अच्छा। ऑलिगोट्रॉपिक होता है। अगर कोई जल निकाय स्वास्थ्यप्रद है और इसमें कोई महत्वपूर्ण जैविक क्रिया नहीं हो पाती है तो इस स्थिति को क्या बोलेंगे? मित पोषणी, ऑलिगोट्रॉपिक। टू क्वालिफाई ए हजार्डियस वेस्ट मस्ट हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ज्वलनशीलता होनी चाहिए, संक्षारकता होनी चाहिए, अभिक्रियाशीलता होनी चाहिए, विषाक्तता होनी चाहिए, रेडियो सक्रियता होनी चाहिए। इसमें से कौन कौन सी क्वालिटी जो है एक हजार्डियस वेस्ट, खतरनाक ऑक्सीड्स के रूप में जाना जाता है? मुझको लग रहा है सभी प्रकार की जो है ये क्वालिटी जो जिस वेस्ट में पाया जाएगा वो हजार्डियस माना जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो इसका सही होना चाहिए। सारी चीज़ें इसमें सही है। क्लियर? एसिड रेन अकर विद इन ए downwind to areas to measure industrial emission of sulfur dioxide and oxide of nitrogen. Long range transport of airborne pollutants can be responsible for acid rain in areas further off from industrial emission। दोनों सही लग रहा है। एसिड रेन बोला जा रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन की वजह से होता है, जो इंडस्ट्रीज के द्वारा जो है रिमूव किया जाता है या वातावरण में छोड़ा जाता है। दूसरा बोला जा रहा है कि औद्योगिक उत्सर्जनों से काफ़ी दूर के क्षेत्र में वायुवाहित प्रदूषकों का अधिक विस्तारित अभिगमन अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी हो सकता है। दोनों सही है। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 जो है दोनों सही है। क्लियर? बता। ओके। लाइफ बिलो वाटर रिटेन इन विच ऑफ द स्टडी? 14 में जो है लाइफ बिलो वाटर है, 15 में जो है लाइफ ऑन लैंड है। याद रखेंगे हम लोग, ये मैंने बताया था। 14 में लाइफ बिलो वाटर, 15 में जो है लाइफ ऑन लैंड, 13 में क्या है? 13 और 12 भी बता दीजिए क्या है। एक बार देख लीजिएगा 12 और 13 में भी क्या है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सपोजर ऑफ मरकरी कैन बी आइदर थ्रू फूड चेन इन द वर्क प्लेस। ये सही हो सकता है। मरकरी जो है किसी व्यक्ति के अंदर फूड चेन के द्वारा भी आ सकती है। पॉइजनिंग बाई इनऑर्गेनिक मर्क्यूरी पार्टिकुलरली वेपन्स रिजल्ट इज डैमेज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मिनी माता रोग जो होता है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो है अब वो डैमेज कर देता है। तो ऑप्शन स्टेटमेंट और स्टेटमेंट 2 जो है दोनों सही है। मर्क्यूरी जो है किसी व्यक्ति के अंदर फूड चेन की वजह से भी आ सकता है और इसकी वजह से जो है हमारे नर्वस सिस्टम में डैमेज जो है देखने को मिल जाती है।
आगे बढ़ेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल ओनली बाइंड्स डेवलप कंट्री टू द प्लेस हैवियर बर्डन ऑन देम। क्योटो प्रोटोकॉल हैव नथिंग टू डू विथ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन एंड क्लाइमेट चेंज। पहला बोला जा रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल में जो है केवल विकसित देशों पे बंधन जो है लगाया गया था और उनसे जो भारी बोझ डालता है और उन पर अधिक भारी बोझ डालता है। दूसरा है कि क्योटो प्रोटोकॉल का जो है यूएनएफसीसीसी से कोई लेना देना नहीं है। बताइए इसमें से दोनों में से कौन सही है? दोनों गलत है। क्योटो प्रोटोकॉल में क्या बात की गई थी कि जो डेवलप कंट्री हैं उनको हम कोई रियायत नहीं देंगे, उनको जो है ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करना ही पड़ेगा। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री हैं उन पे हम अपना फोर्स नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि उनको जो विकास करना है अभी, और इनके ऊपर छोड़ा जा सकता है कि ये कितना ज़्यादा ग्रीन हाउस इमिशन को कम करने में अपनी भागीदारी जो है दिखा सकते हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल में जो बाइंड लगाया गया था वो डेवलप कंट्री पे लगाया गया था, डेवलपिंग कंट्री पे नहीं लगाया गया था, इनको फ्री छोड़ा गया था। ठीक है। और डेवलप कंट्री के द्वारा डेवलपिंग कंट्री को जो है अच्छा खासा मुआवजा भी देखने को मिलता है। तो स्टेटमेंट 1 जो है सही होगा, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत होगा। क्लियर? ओके। अब यहाँ पीएच वाटर बताना है कि सामान्य जल का पीएच कितना, वर्षा के जल का, अम्लीय वर्षा के जल का, महासागर के जल का। तो महासागर के जल का पीएच जो है हमेशा 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक, यानी कि डी का जो है सेकेंड होगा, डी का सेकेंड 2 का है। सामान्य जल का पीएच हमेशा 7 के बराबर होता है, वो न्यूट्रल होता है। ए का जो है 4, ए का 4 जो है दोनों में है, अभी दोनों में लड़ाई जो है जारी है। वर्षा का जल का पीएच मान जो है 6 से 7 के बीच में होता है, या नहीं 5 से 6 के बीच में होता है, क्योंकि हल्का सा ये अम्लीय हो जाता है, क्योंकि इसमें CO2 से अभिक्रिया करके कार्बोनिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड और जो है नाइट्रस एसिड जो है फॉर्म हो जाता है। तो ये जो है वर्षा का जल का 5 से 6 होगा, लेकिन अम्लीय वर्षा का जल जो होता है वो हमेशा उसका पीएच 5 से कम होता है, 5 से कम, यानी कि सी का 1 जो है सेकंड वाले में है। क्लियर है? बहुत अच्छा। इसमें पूछा गया निष्ठालक क्या होते हैं। निष्ठालक एक प्रकार के पॉल्यूटिंग एजेंट्स होते हैं जो पानी के साथ जो है, पानी के साथ वाटर बॉडी में जो है साथ साथ बहते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ से गुजरते हैं वहाँ की भूमि को जो है दूषित करते हुए जाते हैं। इस टाइप के पॉल्यूटिंग एजेंट को हम लोग निष्ठालक बोलते हैं। जैसे देखें कि जो नाले के जल में जो नाले का जहाँ से पानी बहता है उसके नीचे की भूमि जो है बहुत ज़्यादा वो हो जाती है अनयूजुअल, मतलब कि उसमें कभी कोई चीज़ वगैरह जो है खेती वगैरह नहीं किया जा सकता है। तो वो जो है एक प्रकार के निष्ठालक के कारण जो है वो होता है। तो बताइए अब। फोर्थ होगा कचड़ा भराई से स्रावित द्रवित दूषित द्रव। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इंटरनेशनल सोलर अलायंस से जो क्वेश्चन पूछा गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस से क्या होगा।
इसका जो है दोनों सही होगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो विजन था, लेट अस टुगेदर मेक द सन ब्राइटर, ये था। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो मिशन था वो था कि एवरी होम लो फार अवे, हाउ फार अवे विल हैव ए लाइट एट होम। दोनों जो है सही है, याद रखेंगे उन दोनों चीज़ों को। इंटरनेशनल सोलर अलायंस विजन जो था लेट्स टुगेदर मेक द सन ब्राइटर, और मिशन इसका था कि कोई भी घर कितना भी दूर हो उसको जो है हम लोग प्रकाश जो है प्रदान करेंगे। Absence of fluoride in drinking water cause tooth decay। पेयजल में फ्लोराइड की अनुपस्थिति के कारण जो है दांतों का क्षय होता है। पेयजल में फ्लोराइड की उपस्थिति के कारण जो दांतों के कवरूणन होता है, जिसे डेंटल फ्लोरोरिनमैता फ्लोरोएसिस भी कहते हैं। हमारे दांतों में जो पीलापन होता है, देखेंगे किसी किसी का दांत जो है बहुत ज़्यादा पीला दिखता है, वो पानी में उपस्थित फ्लोराइड के कारण दिखता है। ठीक है, तो फ्लोराइड जो होता है उसका काम जो है हमारे दांतों के लिए पॉजिटिव वे में है कि फ्लोराइड जो है हमारे दांतों को क्षरण से जो है वो बचाता है। ये तो सही है। पेयजल में फ्लोराइड की अनुपस्थिति के कारण दांतों का क्षय होता है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरा वाला जो दिया गया कि पेयजल में फ्लोराइड की अनुपस्थिति के कारण दांतों में कवरूणन होता है, जिसे डेंटल फ्लोरोसिस बोलते हैं, ये गलत है। ये तब होता है, फ्लोरोसिस दांतों का तब होता है जब हमारे पानी में जो है फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो जाती है, तब देखेंगे कि वो दांत जो है पीला करने लगता है। नॉर्मल अगर फ्लोराइड जितनी मात्रा में चाहिए वो अगर लोगों को मिल रहा है तो दांत उनका जो है क्षरण से बचेगा, दांत जो है कमज़ोर नहीं होगा। लेकिन जब पानी में फ्लोराइड की मात्रा जो है अधिक हो जाती है तब दांतों में पीलापन लग जाता है, पीलापन होने लगता है और दांतों में जो है दाग धब्बे दिखने लगते हैं। तो ये जो होता है वो फ्लोराइड के अनुपस्थिति के कारण नहीं होता, फ्लोराइड की अधिकता के कारण होता है। ठीक है, क्लियर है। स्टेटमेंट 1 जो सही होगा, स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत होगा। ऑप्शन नंबर 3। हाँ, देख लेंगे। फ्लोराइड इन वाटर, फ्लोराइड इज नेचुरली अक्रिलिक कंपाउंड फाइंड इन द वेरियस मिनरल्स एंड ग्राउंड वाटर सोर्स। हेल्थ इफेक्ट इसका क्या है? डेंटल हेल्थ के लिए जो है फ्लोराइड ज़्यादा जरूरी है। फ्लोराइड हेल्प प्रिवेंट टूथ डिकेट बाय स्ट्रेंथनिंग टूथ इनेमल एंड रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ कैप्टिविटी। ऑप्टिमल फ्लोराइड लेवल ड्रिंकिंग वाटर जो है 0.7 से लेके 1.2 मिलियन पर लीटर होना चाहिए, मिलीग्राम्स पर लीटर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसकी मात्रा जब हो जाती है डेंटल फ्लोरोसिस होने लगता है, जब इसकी मात्रा 1.2 से ज़्यादा हो जाती है तब ये जो है डेंटल फ्लोरोसिस के लिए जो है उत्तरदायी हो जाता है। और जब बहुत ज़्यादा हो जाती है, जब इसकी मात्रा जो बहुत ज़्यादा होती है तो दांतों को प्रभावित न करके हमारे हड्डियों को भी प्रभावित करने लगता है। स्केलेटल फ्लोरोसिस इसको बोलते हैं। प्रोलॉन्ग इंजेक्शन ऑफ हाई लेवल ऑफ फ्लोराइड कैन लीड टू स्केलेटल फ्लोरोसिस, ए बोन डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय जॉइंट पेन, शिफ्टनेस, स्केलेटल डिफॉर्मिटीज, सर्वल स्केलेटल फ्लोरोसिस कैन काज बाय। सेम वही चीज़ें जो है लिखी गई हैं। पहले जो इसका इम्पैक्ट हमारे दांतों पे देखा, दांत पीला हो जाएगा, दांत में जो है धब्बे लग जाएंगे। उसके बाद हम लोग इसका कंजम्पशन जो है कम नहीं करेंगे तो ये हमारे हड्डी पे प्रभाव जो है डालने लगता है, हड्डी कमज़ोर कर देगा और इसको हम लोग स्केलेटल फ्लोरोसिस बोलते हैं। क्लियर? क्लियर हुआ? आवाज़ जा रही है ना? अकड़न अकड़न।
मैक्सिमम लेवल जो है वो फ्लोराइड का 0.5 मिलीग्राम पर लीटर जो है वो घोषित किया गया है। ऑप्टिमल फ्लोराइड कंसंट्रेशन जो है 0.5 से लेके इतना है। मॉनिटरिंग एंड ट्रीटमेंट जो होता है वही होता है आर ओ वाला जो सिस्टम है, रिवर्स ऑस्मोसिस, एक्टिवेट एल्यूमिना, ये सब जो है हमारे फ्लोराइड की कंसंट्रेशन को कम कर देते हैं। आगे देखेंगे, अंडर द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल डेवलप एंड डेवलपिंग नेशन एंड डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर, सही लग रहा है। अंडर द किगाली अमेंडमेंट द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वर फेज्ड आउट। ये बताइए, थोड़ा सा टेक्निकल है।